क्या पढ़ना है? तो हमें ये पढ़ना है कि किस तरीके से अब ब्रिटिशर्स जो हैं अपने यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों को यहाँ से हटा दिए, यहाँ से खदेड़ दिए, उनसे उनका छुटकारा हुआ। इसके बाद अब किस प्रकार भारतीय जो राजा हैं, भारतीय जो राज्य हैं, भारतीय जो रजवाड़े हैं, उनको अपनी अधीनता को स्वीकार करवा लेते हैं और उन पर अपना विजय प्राप्त कर लेते हैं। और अपने इस विजय अभियान में, यानी ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिश विजय है या भारत में ब्रिटिशर्स का जो मजबूती है, यानी कंसोलिडेशन जो हुआ इनका, इस अभियान में जो पहला टारगेट इनका रहा वो रहा बंगाल, है ना। तो आइए बंगाल को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, फर्स्ट टारगेट इनका क्या रहा? तो बंगाल रहा। तो आइए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं, स्क्रीन को, लेकिन थोड़ा ज्यादा भी बड़ा ना हो जाए ताकि चलिए, अब आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश जो विजय हुआ उसके पहले बंगाल की स्थिति क्या थी, मैं उसकी जरा पहले आपको क्लियर कर दूं। तो ब्रिटिश विजय के पहले बंगाल जो है वो मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ है, और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कई सारे सूबे हुआ करते थे, कई सारे स्टेट हुआ करते थे। उनमें से एक स्टेट कौन है? बंगाल। और उस बंगाल में कौन कौन है? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और आपको मैं बता दूं, उसी में तकरीबन आज का जो बांग्लादेश है वो भी आता था। यानी एक बहुत बड़ा एरिया है बंगाल में, कोई छोटी मोटी बात नहीं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा आज का ये तीनों बड़े राज्य, या झारखंड भी जोड़ दीजिए उसमें आज का। इसके अलावा उस दौर के नॉर्थ ईस्ट का असम उसम भी का भी कई एरिया आते थे। इसके अलावा बांग्लादेश पूरा आता था। यानी एक बहुत बड़ा इलाका है जो बंगाल की बात हम कर रहे हैं। और बंगाल की स्थिति क्या है उस दौर में कि ये बड़ी आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी काफी ज्यादा है इस दौर में बंगाल का। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट आपको दिया कि एशिया ब्रिटेन के एशिया से प्राप्त आयात का 60% अकेले बंगाल से हो रहा था। यानी ब्रिटेन जो आयात कर रहा है, जो वस्तुएं खरीद रहा है एशिया से, 60% अकेले बंगाल से खरीद रहा है। देखिए कितनी जबरदस्त चीज है, और कितनी समृद्धि बंगाल की रही होगी। निर्यात की बात करें तो देखिए कई सारे आइटम है जो बंगाल ब्रिटेन को दे रहा है। शोरा है, चावल है, नील है, काली मिर्च है, चीनी है और रेशम है। ये सारी चीजें बंगाल से जा रहा है। उसके अलावा सूती कपड़े हैं, कढ़ाई बुनाई के सामान है। मिला जुला करके आपने देखा कि बंगाल काफी एक समृद्ध सूबा के तौर पर इस दौर में आपको नजर आएंगे। इस बीच कई सारे शासक हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, देखिए मुर्शिद कुली खान इसमें शासक के तौर पर नजर आएंगे आपको, 1700 से 1727 के मध्य। उसके बाद उनका बेटा उनके बाद सुजाउद्दीन है, 27 से 39। फिर सरफराज खान है, 39 से 40। फिर अलीवर्दी खान है, 40 से 56। उसके बाद उनकी एक पुत्री है अमीना बेगम, और उससे एक बेटा हुआ है सिराजुद्दौला। ठीक है ना, सिराजुद्दौला। ये सिराजुद्दौला से ही, और सिराजुद्दौला के बाद बंगाल में मीर जाफर आता है। इतनी सारी कहानियां हैं। देखिए 1756 से 57 एक साल के लिए सिराजुद्दौला रहा, पलासी की लड़ाई हुई। 1757 से 60 में मीर जाफर रहे, और 63 से 65 में मीर जाफर रहे। और ये जो 60 से 63 जो बीच में बचता है, 1760 टू 1763, इस दौर में मीर कासिम रहे। क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन रहे हैं, तब जाकर के आप चीजों को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बंगाल की समृद्धि के कुछ अन्य कारण थे। क्या है देखिए, शेष भारत की तुलना में यहाँ क्या थी? शांति थी। ठीक है, तो जब शांति रहेगी ना तो वो समृद्ध हो जाएगा, वो बिजनेस और उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स पे, व्यापार वाणिज्य पर ज्यादा ध्यान देने लगेगा। तो बंगाल का एक मोटा मोटी इंट्रोडक्शन हुआ 1706 से 1756 ईस्वी तक। देखिए एक और पॉइंट, 6.5 करोड़ की चांदी अर्जित की है बंगाल ने, किया है बंगाल ने। और कलकत्ता की आबादी इस बीच 15,000 से 1 लाख हो गया इसी दौरान, 1706 से 56 के मध्य, इस 50 वर्षों में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो कुल मिलाकर के अभी आपने बस इतना जाना
कि बंगाल बहुत अमीर सूबा हुआ करता था, और चूंकि ये बहुत अमीर सूबा हुआ करता था, इसलिए ब्रिटिशर्स की नजर इनमें थी कि हम कहीं ना कहीं बंगाल पर हमें अपनी पकड़ बनानी थी। देखिए, ब्रिटिशर्स वास्तव में आए थे एक व्यापारिक उद्देश्य को लेकर के, औपनिवेशिक उद्देश्य को लेकर के, शौकिया तौर पर लड़ाई लड़ाई झगड़ा करना इनका काम नहीं था। इनका काम बस इतना था कि यहाँ आकर के अपने व्यापार वाणिज्य को और प्रसार करें। जो औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई थी, और उस औद्योगिक क्रांति से जो अत्यधिक उत्पादन हुआ था, उस उत्पादित माल का, उस उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए एक उचित बाजार की तलाश में वास्तव में वो भारत आए थे। और जब उनको पता चला, अब वो देख ही रहे थे कि एशिया से वो जितनी चीजें खरीदते हैं उसका अकेले 60% बंगाल दे रहा है उसको, तो उनको ये पहले से ये जानकारी थी कि बंगाल एक बड़ी ही रिच स्टेट और प्रोविंस के तौर पर इंडिया में है। तो जब यहाँ आते हैं तो बंगाल पर इनकी नजर रहती है, और इस क्रम में सबसे पहले उन्होंने बंगाल पर ही आधिपत्य जमाया। चलिए आगे। तो इन राजाओं के बारे में कोई खास बात नहीं करूंगा, अब सीधा पहुंचिए कहां पे, सिराजुद्दौला और अंग्रेज पर। सिराज और अंग्रेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं इनकी भी बात कर दे रहा हूं। अली वर्दी खान जो है एक योग्य आदमी है, और मराठा से युद्ध में व्यस्त रहा। इस बीच मराठा आक्रमण भी हो रहा है। तीन इनकी पुत्रियां हैं, और ये तीनों पुत्रियां आपस में विवाद और षड्यंत्र खूब करते हैं कि मेरा बेटा बने, मेरा बेटा बने। अभी देखिए ना, कहानी क्लियर हो जाएगी। एक व्यक्ति है सिराजुद्दौला। अंततः अलीवर्दी खान का चॉइस भी यही था कि सिराजुद्दौला नवाब बने, और अंततः ये नवाब बने भी। इनके एक मौसेरे भाई हैं जिनका नाम है शौकत जंग। इनकी एक मौसी है जिनका नाम है, और ये चाची भी इनकी लगेंगी, घसीटी बेगम। ठीक है ना। और इनके दरबार में एक व्यक्ति है राजवल्लभ। ये तीनों इनके एक तरीके से शत्रु थे, मतलब ये इनको फूटी आंख में देखना पसंद नहीं करते थे। शौकत जंग भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, घसीटी बेगम भी नहीं उसको देखना चाहती थी, और राजवल्लभ की भी यही कहानी है। और याद रखिएगा कि सिराजुद्दौला, ये जो शौकत जंग है, इस वक्त पूर्णिया, बिहार में एक जिला है पूर्णिया का, ये क्या है इस वक्त, सूबेदार है। सिराजुद्दौला के समय में कंपनी कुछ उदंडता करने लगी। कंपनी तो उदंडता आप देख रहे हैं उसके पहले ही कर रही है, किस टाइम में तो मुगलों के वक्त ही से शुरू हो गई है। सिरा उदंडता कहने का मतलब है कि ये लोग अपना, अब जैसे इनको आप देखोगे कि इस वक्त कंपनी आकर के यहाँ पे किले बनाने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक कंपनी को किला बनाने की आवश्यकता क्यों है? वो कहीं ना कहीं राजनीतिक उद्देश्य दिख रहा था, और इसी के मद्देनजर देखेंगे आप आगे कि सिराजुद्दौला इसका विरोध करते हैं, है ना। दरबार जो सिराजुद्दौला का है, वहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके विरोधी हैं, मैंने बता दिया ज्यादातर। और वो कौन कौन है, जैसे जगत सेठ है, अमी चंद है, राजवल्लभ है, राय दुर्लभ है, ऐसे मीर जाफर है, ऐसे लोग दरबार में इनके विरोधी थे सिराजुद्दौला के। 1756 में पूर्णिया के नवाब का दमन करने हेतु वो प्रस्थान करते हैं, और इस वक्त पूर्णिया के नवाब कौन है, शौकत जंग है। देखिए कहानी कैसे बढ़ रही है आगे। हालांकि इनको राजमहल क्षेत्र तक ये गए ही थे, इसके ऊपर में बिहार है ना, तो राजमहल क्षेत्र से इनको वापस आना पड़ा। क्यों वापस आना पड़ा? क्योंकि इधर ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ उदंडता करने लगी और अवज्ञाकारी व्यवहार करने लगा। अवज्ञाकारी व्यवहार मतलब जिन चीजों की आज्ञा नहीं थी वो भी काम करने लगे। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए सिराजुद्दौला को ये लगता है कि बाद में शौकत जंग पहले इन्हीं को संभाल लेते हैं। इस बीच आते हैं और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया सिराजुद्दौला ने, और उसके बाद पूर्णिया का दमन भी किया, और उसको मनिहारी का युद्ध कहते हैं, द बैटल ऑफ मनिहारी, राइट। और इस युद्ध में शौकत जंग मारा गया। तो याद रखिएगा, आए लौट करके कलकत्ता पर अधिकार भी कर लिया, और उसके बाद फिर गए पूर्णिया का दमन किए, और इसी में शौकत जंग मारा गया। इसको मनिहारी की लड़ाई कहते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है।
फिर अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी का प्रयास किया गया। कलकत्ता को लोग किलाबंदी कर रहा था और राजवल्लभ के पुत्र को किले में शरण दिया। राजवल्लभ का एक बेटा है कृष्णदास, और कृष्णदास को इन्होंने क्या किया, शरण दिया। याद रखिएगा ये कृष्णदास जो है एक तरीके से राजद्रोह का मुकदमा झेल रहा था, और इसको इसको कंपनी ने जो किला बनाया वहां पे कंपनी में ने इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको शरण दिया। तो एक तो राजवल्लभ का जो ये बेटा है कृष्णदास, ये एक दागी आदमी है, एक दोषी आदमी है, और दोषी को इन्होंने शरण दे दिया। यानी एक तरीके से खुले तौर पर सिराजुद्दौला को चैलेंज किया कि तुम्हारे राज्य का जो भगोड़ा है, तुम्हारे राज्य का जो दोषी है, हम उसको इज्जत करते हैं, हम उसको जगह देंगे। एक तरीके से लड़ाई का माहौल बन गया। और क्या कुछ हो रहा था, जो दस्तक है, दस्तक मतलब जो आदेश मिला था, जो आदेश पत्र था, उसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे थे। कैसे दुरुपयोग कर रहे थे, तो देखिए अपने क्षेत्र में भारतीय वस्तुओं पर ये लोग भारी शुल्क लगा दिए। भारतीय वस्तुओं पर भारी शुल्क। और जब आप एक बात समझिए, आप यहाँ आए हैं, कुछ व्यापारिक आदेश लिए हैं, और हमारे ही वस्तुओं पर भारी शुल्क लगा दीजिएगा, तो एक तरीके से आपने हमें मानने से इनकार कर दिया। तो बंगाल की संप्रभुता को चुनौती देने लगे। देख रहे हैं, एक तो बंगाल का जो भगोड़ा है कृष्णदास, उसको जगह दे रहे हैं आप, हमारी वस्तुओं पर भारी से भारी शुल्क लगा दिए, जबकि हम ही से आदेश लेकर के आप व्यापार कर रहे हैं। तो एक तरीके से बंगाल की जो संप्रभुता है उस पर एक चुनौती दिखाई दी। और सिराज ने तत्काल क्या किया, सिराजुद्दौला ने, कि इन्हें बंद करने के आदेश दिए कि सब बंद करो, ऐसा नहीं करो। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि सिराजुद्दौला ने क्या आदेश दिया। और इसी बीच एक कर्नाटक युद्ध हुआ था। कर्नाटक युद्ध वही जिससे फ्रांस को यहाँ से अपदस्थ किया। इससे अंग्रेज थोड़े उत्साहित थे, अंग्रेजों को लग रहा था कि जो है सो हम ही है, ठीक है ना। तो अंग्रेज सिराजुद्दौला के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं था। सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी 1756 में। कासिम बाजार, फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया, दो जगह पर सिराजुद्दौला ने। और तब अंग्रेज क्या किए, भाग करके एक द्वीप है फुल्टा द्वीप, उस फुल्टा द्वीप में जाकर के अपने को शरण दिया। उसके बाद अंग्रेज क्या करते थे, जब हारते थे ना, तो इसके बाद ये चुप नहीं बैठते थे, ये अपनी ताकत को मजबूत करने का पूरा प्रयास करते थे और अपने दुश्मन को कमजोर होने का पूरा प्रयास करते थे। यहाँ पे भी आपको वही चीज दिखाई देगा। अब क्या करेंगे ये लोग, मद्रास से अंग्रेजी सेना को ईआईसी का मदद हेतु भेजा गया, क्लाइव के नेतृत्व में, लॉर्ड क्लाइव के लीडरशिप में मद्रास से अंग्रेजी सेना को मतलब मदद करने के लिए एक सेना आई। जनवरी 1757 में दोबारा कलकत्ता पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, और मार्च 1757 में चंद्रनगर पर भी अधिकार कर लिया। फिर से एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए आगे बढ़ रहा है। फाइनली अलीनगर की संधि होती है यहाँ पे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। और अलीनगर की संधि का अवहेलना करते हुए 12 जून को अलीनगर की संधि का अवहेलना कर दिया। 12 जून को एक सेना दरबार में पहुंची क्लाइव के नेतृत्व में। मतलब अलीनगर की संधि में ये कहा था कि हमारी संप्रभुता को आप मानोगे, हाँ, हमारी देशी या आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करोगे, लेकिन इसका अवहेलना करते हुए 12 जून 1757 को क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना दरबार में पहुंची। और इससे सिराजुद्दौला को लगा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। 23 जून 1757 यहाँ से जस्ट 11 दिन बाद पलासी की लड़ाई होती है, पलासी का युद्ध होता है। यह है पलासी का बैकग्राउंड, यह है पलासी की पृष्ठभूमि। ठीक है, मुझे लगता है चीजें आपने आप समझ गए होंगे। मैंने क्या बताया कि बंगाल एक बहुत ही क्या कहें, एक बहुत ही समृद्ध राज्य हुआ करता था। अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला शासक बन गया। उनकी एक मौसी हैं घसीटी बेगम, उनका एक मौसेरा भाई है शौकत जंग, जो पूर्णिया का सूबेदार था, तो पूर्णी उसको भी मारा। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कंट्रोल किया। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी रिटेलिएशन भी दिखाया, बदला भी दिखाया, और उसके बाद रिएक्शन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई जगह जीत भी लिया।
फाइनली अलीनगर की संधि होती है और अलीनगर की संधि का भी उल्लंघन करती है ईस्ट इंडिया कंपनी और चली जाती है कहाँ? कहाँ चली जाती है? तो चली जाती है क्लाइव के नेतृत्व में दरबार में पहुंच जाती है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 23 जून, बढ़िया से डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757 को द वॉर ऑफ पलासी, द बैटल ऑफ पलासी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और आगे आप चलोगे, थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है कि अलीनगर की संधि में आखिर किन चीजों का जिक्र किया गया था। देखिए, अलीनगर की संधि ये फरवरी 1757 को हो रहा है, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव है और इधर वाटसन है। क्लाइव और वाटसन दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। जनवरी में कलकत्ता पर अधिकार कर देने के पश्चात ये संधि हो रहा है ना। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया गया इस संधि में। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधाएं पुनः दी गई। नवाब द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को हर्जाना दिया गया, लो भाई कुछ हर्जाना दे दिए। अंग्रेजों को कलकत्ता में सिक्का ढालने का अधिकार दे दिया गया, कुछ लाभ भी दिया गया कि जाओ तुम अपना सिक्का भी डाल सकते हो, ठीक है। और जल्द ही इस संधि का उल्लंघन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कर दिया गया, है ना, और अंग्रेजों द्वारा इसे मुद्दा बनाया गया। चलिए, तो हमने देखा कि 23 जून 1757 को पलासी की लड़ाई हुई। अब उसके अगर कारणों पर अगर कुछ पॉइंट आउट किया जाए तो क्या क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले नवाब के आज्ञा के बिना अंग्रेजी कंपनी द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कंपनी द्वारा व्यापारिक अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा था, बिल्कुल सही। अब देख रहे हैं भारतीय वस्तुओं पर ही इन्होंने शुल्क लगा दिया है। तीसरी बात, कंपनी के अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत व्यापार कुछ हो रहे थे। चौथी बात, राय दुर्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दिया था। पांचवी बात, अलीनगर की संधि का उल्लंघन ये लोग किए। ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति भी एक बड़ा प्रमुख कारण रहता है। और साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद, ये दो टर्म तो रहेंगे ही। साम्राज्यवाद मतलब अपने साम्राज्य को विस्तार करने की एक गूढ़ एक प्रवृत्ति, और उपनिवेशवाद कहने का मतलब यह है कि किसी देश को कुछ इस हद तक अपने कंट्रोल में रखा जाए कि उसकी मैंने उसका इस्तेमाल अपनी आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए करे, तो इस प्रकार के संबंध को उपनिवेशवाद कहते हैं। कुल मिलाकर के ये पलासी की लड़ाई के पीछे के कुछ महत्वपूर्ण कारण हुए। पलासी के युद्ध में क्या होता है जरा वो समझ लीजिए, देख लीजिए। तो 23 जून 1757 को यह होता है। देखिए, एकदम क्वेश्चन पूछेगा, एक एक लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। पलासी क्षेत्र कहाँ है? तो बंगाल में एक जिला है नादिया, नादिया जिला में पलासी है, भागीरथी नदी के किनारे है। किसके किसके बीच होता है? सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना चल रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मात्र 3200 सैनिक है, जबकि सिराज के पास 50,000 सैनिक है। और इन सब के बावजूद सिराजुद्दौला हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके सेनापति एक महान व्यक्ति है, मीर जाफर। और मीर जाफर ने षड्यंत्र कर दिया इनके साथ। मतलब सेना का एक बहुत बड़े हिस्से ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया। और सिराज बाद में क्या हो गए? भाग गए। और भाग करके चले गए मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से फिर चले गए पटना। और पटना में मीर जाफर के पुत्र मीरन जो है, एक व्यक्ति है जो मीर जाफर का, इनका जो सेनापति उसका बेटा है, उसके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है, सिराजुद्दौला की। तो याद रखिएगा, पटना में इनकी हत्या हो जाती है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी पूछता है कि जिस वक्त प्लासी की लड़ाई हो रही है, मुगल सम्राट कौन है? तो याद रखिएगा, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। बढ़िया से याद रखना, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई वो क्वेश्चन मिस ना हो आपका, ठीक है ना। इस समय इस लड़ाई में सिराजुद्दौला के साथ कौन कौन दिए? तो एक व्यक्ति है मोहन लाल, एक व्यक्ति है मीर मदान, इन दोनों ने साथ दिया। पलासी के बाद भारत के लिए जो शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, ये नवीन चंद्र सेन कहते हैं। अच्छा, इसी बीच कई इतिहासकार एक घटना की जिक्र करते हैं, ब्लैक होल की। ब्लैक होल नामक एक घटना का जिक्र करते हैं कई इतिहासकार। चलिए आइए इसको जरा समझते हैं। तो कहा गया कि एक छोटी सी कोठरी में 146 लोगों को डाल दिया गया और इसमें 123 लोग मर गए थे। कलकत्ता में है यह कोठरी। सिराज के कार्यकाल में ही यह हुआ था। 26 जून 20 जून 1756 का डेट है, इस डेट को ऐसा किया गया।
हालांकि इस घटना का कोई दूसरा साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है कि ब्रिटिश इतिहासकार ने सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए भी ऐसी बात को गढ़ा था। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव, आइए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में दो चार पॉइंट देख लेते हैं। ये ब्रिटिश भारत का संस्थापक रहा है। ये बंगाल के गवर्नर रहे हैं 1757 से 60, फिर 1765 से 67 तक। संधियां इनके समय हुई। इन्होंने एक अलीनगर की संधि फरवरी 1757 में किया, और इलाहाबाद की संधि 1765 बक्सर की लड़ाई के बाद जो होती है उसको भी इन्होंने किया। और इनके समय में श्वेत विद्रोह भी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। पलासी का परिणाम देखिए, नया नवाब मीर जाफर बन गया। नवाब द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। इसके अलावा कलकत्ता के पास एक 24 परगना की जमींदारी अंग्रेजों को मिली। ब्रिटिश व्यापारियों एवं अधिकारियों को निजी व्यापार से मुक्ति दे दिया गया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को नजराने और हर्जाने के रूप में लगभग, देख सकते हैं आप, 17.5 लाख रुपए अदा किए। 17,50,000 रुपए मीर जाफर ने अंग्रेजों को दिया नजराने और हर्जाने के रूप में, युद्ध का। ठीक है। अब आइए थोड़ा सा मीर जाफर के बारे में बात कर लेंगे। मीर जाफर जब आया तो इसके सामने कई सारी समस्याएं इसको थी। हालांकि ये अंग्रेजों का पिट्ठू था, अंग्रेजों का एक तरीके से पेट था, लेकिन इसके बावजूद इनकी कई समस्याएं थी। अच्छा, इसको एक उपनाम दिया गया है, कर्नल क्लाइव का गधा, या सियार कहते हैं इसको। देखिए क्या प्रॉब्लम मीर जाफर को झेलना पड़ा इस बीच। मिदनापुर के राजा राम सिन्हा और पूर्णिया के अली खान मीर जाफर को अपना शासक मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी घटना पहले ही देख चुके हैं किस तरीके से सिराजुद्दौला के साथ धोखा हुआ है। तो क्यों इसको शासक मानेगा? बोलेगा हम तुमको शासक मानते ही नहीं है। अच्छा, चूंकि ये खुद अपने राजा के साथ बेईमानी कर चुका था, तो इसलिए इसे भी डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कुछ अधिकारी मुझ पर, मेरे साथ बेईमानी कर दे, इसलिए अधिकारियों की वफादारी पर ये अक्सर संदेह करता था। आप समझिए पलासी का जो माहौल था 1757 में, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, ये 57 की ही बात है ना कि मीर जाफर जब बना है। आप समझिए कि दरबार में षड्यंत्रकारी एक माहौल तो पहले से बना हुआ था, उसकी चिंता थी नहीं। तीसरा पॉइंट कि मुगल बादशाह द्वारा बंगाल पर अधिकार करने का प्रयास किया जा सकता है इस बीच। चौथा पॉइंट, अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि मीर जाफर डचों को सहयोग कर रहा है। अंग्रेज सोच रहे थे कि मीर जाफर किसको सहयोग कर रहा है? डचों को। पांचवा पॉइंट कि मीर जाफर के पुत्र मीरन की मृत्यु के कारण उत्तराधिकार का एक संघर्ष की स्थिति बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बंसी टाट क्या करते हैं? बंसी टाट द्वारा मीर कासिम को समर्थन कर देते हैं। और इनको, बंसी टाट इस वक्त कलकत्ता के गवर्नर है, ठीक है ना, इन्होंने मीर कासिम को समर्थन किया। और पलासी के युद्ध का महत्व देखिए कि बंगाल की नवाब की स्थिति कमजोर हो गई। कंपनी द्वारा नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप होने लगे। नवाब के प्रशासन की आंतरिक कलह स्पष्ट रूप से दिखने लगी। अंग्रेजों तथा विरोधियों के मध्य साठगांठ हो गया और प्रशासनिक शक्ति कमजोर हो गई। फ्रांसीसी और डचों की तुलना में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत मजबूत हो गया, क्योंकि बंगाल जैसे अमीर राज्य पर उनकी पकड़ सुनिश्चित हो गई। मीर कासिम और बंगाल की अगर आप बात करो तो आप देखिए, ये एक योग्य शासक था और अंग्रेजों की चालाकी से भली भांति परिचित था। देखिए इन्होंने क्या किया, नौकरशाही का पुनर्गठन कर दिया, सैन्य सुधार, मिलिट्री रिफॉर्म भी किए, राजधानी को मुर्शिदाबाद ले गया, है ना। अब देखिए मुर्शिदाबाद क्यों ले गया? क्योंकि कलकत्ता तक उनकी पकड़ थी, मुर्शिदाबाद थोड़ा और पूरब में है, बाएं साइड में मैप में, तो थोड़ा सा दूर करने के लिए अंग्रेजों से खुद को, है ना। और व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध ये आवाज उठाते रहे। दूसरी बात, शाही फरमान का व्यक्तिगत उपयोग पर आपत्ति जताई इन्होंने कि जो तुमको जो भी मिला है कंपनी के तौर पर मिला है, पर्सनली आप उसका लाभ नहीं लीजिएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के मीर कासिम और बंसी टाट के द्वारा एक संधि हुई और अंग्रेजों से ली जाने वाली चुंगी जो है 9% तय कर दिया गया। कलकत्ता काउंसिल द्वारा इस संधि को रद्द कर दिया गया और मीर कासिम द्वारा भारतीय व्यापारियों को भी मुक्त व्यापार की आज्ञा दे दी गई। बोला भाई, हम भारतीय व्यापारियों को भी मुक्त व्यापार करने देंगे अगर आप लोग करिएगा तो। और उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 जगह में अंग्रेजों के साथ मीर कासिम का टकराव हो जाता है, बर्दवान, मुर्शिदाबाद और राजकमल में। और अंग्रेजों से मीर कासिम पराजित हो जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, मीर कासिम हार जाते हैं।
और तब मीर कासिम भाग करके कहाँ चला जाता है, दूसरी जगह अवध चला जाता है। और एक तो स्वयं मीर कासिम, एक अवध का नवाब शुजाउद्दौला और एक शाह आलम द्वितीय जो तत्कालीन मुगल बादशाह हैं, इन तीनों ने मिल करके एक त्रिगुट बनाया, एक ट्राइपर्टाइट अलायंस बनाया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना से लड़ता है आकर के 22 अक्टूबर 1764 को, जिसको बक्सर का युद्ध कहते हैं। दिल्ली में इस वक्त कौन है, शाह आलम द्वितीय है ना। 1765 में दूसरी बार गवर्नमेंट ऑफ बंगाल बनकर क्लाइव लौटा। अच्छा, जब ये हार गए बक्सर की लड़ाई, तो एक संधि होती है इलाहाबाद की संधि 1765 में। और इलाहाबाद की संधि आपको मैं बता दूं कि एक 12 अगस्त 1765 को होता है, जो क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ होता है। और एक 16 अगस्त 4 दिन के बाद होता है, तो एक क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच होता है। इसमें भी, इन संधियों में भी एक तरीके से इलाहाबाद की संधि में याद रखिएगा, यही वो संधि है जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीन जो आपको मिलेंगे, इन तीनों का जो आपका क्या कहते हैं उसको, दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, है ना, ये जो इलाहाबाद की संधि के द्वारा। और यहीं पर एक तरीके से मान के चलिए बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। यानी हो सकता है कि पलासी की लड़ाई बहुत निर्णायक नहीं रही हो, किंतु बक्सर की लड़ाई पूरी तरीके से एक निर्णायक लड़ाई थी। यहाँ से बंगाल ही नहीं बल्कि बंगाल के रास्ते पूरे भारत को गुलामी की एक दास्तान झेलना पड़ेगा आने वाले लगभग 200 वर्षों तक। ठीक है, तो ये कहानी याद रखिएगा।